देखिए आज है हमारा उच्च प्राथमिक स्तर परीक्षा कक्षा 6 से 8 यूपी टेट पेपर है जो 18 नवंबर 2018 को हुआ था। तो इस वीडियो में हम गणित के प्रश्न सॉल्व करेंगे जो कि 91 से शुरू होंगे हमारे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तब इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो पहले मुझे संपूर्ण घन के बारे में पता होना चाहिए कि घन होता क्या है। तो घन एक ऐसी आकृति होती है जो वर्ग से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो इसने कहा है कि यदि घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए। अब देखो घन की प्रत्येक भुजा मतलब जो ये होगी वही ये होगी, ये वही ये। तो इसने कहा यदि इसको दोगुना कर दिया जाए तो मतलब इसको दो, इन सभी भुजाओं को कितना कर दिया जाए, दो कर दिया जाए। तो देखो एक तो इसकी ट्रिक है और एक है आपका इसका बेसिक। तो देखो मैं पहले आपसे कहूंगा कि आप इसको पहले ट्रिक से ही सॉल्व करना कि मान लो एक घन की भुजा है पहले वाले की जो कि है x, ठीक है, और इसको दोगुना कर दिया गया तो भुजा कितनी बन जाएगी आपकी, 2। अब इसने कहा है तब इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वो होता है आपका 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। इसको भुजा 1 मान लो, इसको भुजा 2 मान लो, तो 6 इंटू भुजा 1 का स्क्वायर, और दूसरा भी जो होगा आपका वो कितना होगा, 6 इंटू भुजा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा, परिवर्तन किस में आएगा, सिर्फ भुजा में। भुजा आपकी कितनी है, 1 और 2। तो अगर 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा और 2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यानी कि एक भुजा आपकी 1 थी और दूसरी उसको दोगुना करने पर 2 हो गई। तो इसने कहा घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहां से 1 आपका क्षेत्रफल है पहले घन का और दूसरे का कितना आया, 4। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई, तो इसमें वृद्धि हुई 3 की। किस पर हुई, 1 पर। और आपको आंसर किसमें चाहिए, प्रतिशत में, तो यानी कि 100%। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 300%। तो आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ये आपको डिटेल में करना होता तो आप घन की भुजा मान लेते हैं यहाँ पर a, और दूसरा वाला आपका इसकी भुजा कितनी करनी थी आपको, तो इसकी भुजा करनी थी आपको 2a, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका 6 इंटू ए का स्क्वायर और दूसरा हो जाता है आपका 6 इंटू 2a का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से ये हो जाता है आपका 6 से 6 तो कैंसिल होता और a स्क्वायर, और ये कितना हो जाता है आपका 4a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 1:4 आ जाता। तो यहां भी आपकी वृद्धि कितनी होती, 3 की वृद्धि होती, 1 पर होती और गुना 100%। तो यहां से भी आपको कितना आंसर आता, 300%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 92। यहाँ a/3 बराबर b/2 बराबर c/1, तो इसका मान आपको बताना है। तो देखिए ये जो वैल्यू है ना डायरेक्ट a की और b की और c की है। तो a की जगह आपको रखना है 3, b की जगह 2, प्लस c की जगह आपको रखना है 1 और बटे में b से करनी है भाग, यानी कि 2 से। 3 2 5, 5 और 2 7, 7/2, 7/2 का मतलब है 3.5। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए 93 क्वेश्चन क्या है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x माइनस के वाई बराबर 2, 3x प्लस 2y बराबर -5 का अद्वितीय हल होगा। तो देखो अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है कि अद्वितीय हल की कंडीशन होती है आपकी a1 बटे b1 बराबर नहीं होना चाहिए a2 बटे b2 के। अब ये a1 a2 b1 b2 ये कहां से आएंगे, तो देखो यहां से आपको ये समीकरण सही करके लिखनी होगी थोड़ी सी। x माइनस के वाई -2 इज इक्वल टू 0, यहां से 3x प्लस 2y और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। यहां ये समीकरण को मानोगे आप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यहां से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहां से a1 की तुलना करोगे तो a1 बराबर आ जाएगा 1 और b1 बराबर आ जाएगा आपका माइनस का k और c1 बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 2। यहां से a2 का मान आ जाएगा आपका 3, b2 का मान आ जाएगा आपका 2 और c2 का मान आ जाएगा आपका 5। अब इसकी कंडीशन क्या है अद्वितीय हल की, तो ये कंडीशन आपकी है a1 अपॉन b1 बराबर नहीं होगा a2 अपॉन b2 के। तो a1 का मान कितना है, तो a1 का मान आया आपका 1 और b1 का मान कितना आया, तो b1 का मान आया आपका माइनस का k, और ये बराबर नहीं होगा किसके, a2 का। a2 का मान कितना है आपका 3 बटे b2 और b2 का मान कितना है आपका 2। तो यहां से आप k की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3k और बराबर में कितना हो जाएगा 2, और यहां से k का मान आप निकालोगे तो k बराबर नहीं होगा किसके, माइनस का 2/3 के। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो ऐसा ऑप्शन सही है आपका बी। तो यहां पर k का जो मान हो जाएगा आपका वो हो जाएगा k बराबर नहीं होगा माइनस का 2/3 के। तो इस तरीके से अद्वितीय हल की कंडीशन है, इसको आप ध्यान रखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 94 है। इस सवाल को हम एक अलग से वीडियो बना करके भी सॉल्व कर चुके हैं।
देखिए इसने कहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 8 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करता है 6 दिन में, और बी कितने दिन में कर लेता है, तो बी करता है आपका 8 दिन में। तो इसने कहा सी उसी काम को पूरा करने में उतना समय लेता है जितने समय में ए और बी मिलकर काम को पूरा करते हैं। अब देखिए यहां से ये जो 6 दिन में 8 दिन में जो काम करते हैं ए और बी, इनका अगर आप लासा लेते हैं तो वो क्या होता है आपका टोटल वर्क। तो 6 और 8 का लासा कितना आ जाएगा 24, ठीक है। 6 से 24 को भाग करोगे तो 4 और 8 से 24 को भाग करोगे तो 3। यहां पर ये 4 और 3 क्या आया, तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे कि ए की क्षमता कितनी है, तो ए की क्षमता है प्रतिदिन 4 काम करने की, ठीक है। अब ये 4 काम करने की प्रतिदिन की है, इसको बोल सकते हो आप 4 काम प्रतिदिन, ठीक है। और वी की क्षमता कितनी है, तो वी की क्षमता है आपकी 3 काम प्रतिदिन, ठीक है। देखो ये आपका वर्क है, अगर आपको इफिशियंसी निकालनी है यानी कि क्षमता, तो आपको काम को भाग करना होगा किससे, समय से। वही तो किया, 24 का है आपका काम और काम को आपने भाग किससे किया 6 दिन से, तो आपको क्या निकला ये क्षमता निकली, यानी कि 4 काम प्रतिदिन। अब इसने बोला है कि ए और बी की जो कुल क्षमता है, यानी कि ए प्लस बी की जो कुल क्षमता है, कुल क्षमता कितनी है ए और बी की, तो ये हो जाएगी आपकी 4 + 3 काम प्रतिदिन, यानी कि 7 काम प्रतिदिन किसकी क्षमता है, ए और बी की। जो कि इसने बोला है कि जो ए और बी दोनों मिलकर के जितना समय लेते हैं उतने ही समय में सी उस काम को मिलकर पूरा करता है। तो देखिए सी की क्षमता भी क्या हो जाएगी, जो ए और बी की है, तो सी की क्षमता बराबर जो ए प्लस बी की क्षमता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 7 काम प्रतिदिन ये किसकी क्षमता है, आपके सी की क्षमता है। तो इसमें कहा है कि बी और सी द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय कितना होगा। अब देखिए बी की एक दिन की क्षमता कितनी है, तो बी की और सी की, तो बी की क्षमता तो एक दिन की 3 काम प्रतिदिन है, और सी की एक दिन की कितनी क्षमता है 7 काम प्रतिदिन। वो है ए और बी की दोनों को मिलाकर के 7 दिन, तो ये हो जाएगा आपका 3 + 7 काम प्रतिदिन, ठीक है। तो इसमें कहा है कि बी और सी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। टाइम निकालना है तो आपके पास वर्क होना चाहिए और दोनों की क्षमता होनी चाहिए। तो वर्क कितना है टोटल, तो वर्क है आपका 24, ठीक है। और ये करवाना किससे है, बी और सी से, और बी और सी की क्षमता कितनी है 10। तो यहां से आपका हो जाएगा 12 बार और ये 2 पंजे 10, तो यानी कि 5/12, सॉरी 12/5 आपका आंसर हो जाएगा, 12/5 दिन। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऐसा तो नहीं है, तो इसको और डिवाइड करके लिख लो, 5 दूनी 10, 2 सही, 2/5 दिन। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 ये है कि एक परीक्षा में एक कक्षा के 30 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 58.5 था। बाद में यह ज्ञात हुआ कि त्रुटि बस एक छात्र का प्राप्तांक 75 के स्थान पर 57 अंकित हो गया। मतलब उसको लेना तो 75 था, लेकिन उसने अंकित कितना कर दिया 57। तो इसने कहा है कि सही माध्य बताइए क्या होगा। अब देखिए मैं आपसे कहूं कि 30 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का योग कितना होगा, 30 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का योग, प्राप्त अंकों का योग, ठीक है। अब देखिए एक छात्र मतलब 30 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना 58.5, तो जो 58.5 है आपका वो कितने छात्रों का है 30 छात्रों का। तो यहां से इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 1755, ठीक है। तो 30 छात्रों द्वारा जो प्राप्त अंक हुए उनका योग निकल के आया आपका 1755। अब सही माध्य हमें निकालना है कि सही माध्य कितना होगा। तो देखिए आपका आंसर तो 1755 आना चाहिए था 30 के 30 लोगों का, लेकिन हुआ क्या, लेना तो था आपको 75, लेकिन 75 के स्थान पर आपने ले कितना लिया, आपने लिया 57। और कितने छात्रों का निकालना है आपको 30 छात्रों का। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि त्रुटिवश था, गलती से हो गया ये, ठीक है। तो अब देखिए 1755 और यहां पर आपका 75 प्लस का है माइनस का 57 है, तो 15 में से 7 घटाओगे 8 और यहाँ 6 में से 5 घटाओगे तो 1, यानी कि कितना जाएगा आपका 18 और बटे में कितना जाएगा 30। तो यह आ जाएगा आपका 8 5 13 का 3 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, 1773 और बटे में कितना है 30। इसको आप डिवाइड कर लो और तो ये किससे हो जाएगा आपका 7 7 14 3 17 और 1 18, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, 3 पंजे 15, 2 बचेगा यहाँ से, 3 नेम 27, 3 एकम 3 और 3 9 30 और 10 से इसको भाग करोगे तो हो जाएगा आपका 59.1, यानी कि सही माध्य आपका हो जाएगा 59.1, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। अब देखिए ये सवाल है आपका कि यदि बिंदुओं 3,5 6,22 एवं -3,4 का केंद्रक x, y हो तब x एवं y के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यदि 3 निर्देशांक बिंदु ज्ञात हो, यानी कि हमें ज्ञात हो x,
x1 कॉमा y1 और ये आपका x2 कॉमा y2 और एक आपका x3 कॉमा y3, यानी कि 3 बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं आपको और आपको इनका केंद्रक ज्ञात करना है। तो केंद्रक के निर्देशांक होते हैं आपके x कॉमा y, ठीक है। तो अगर आपको x का मान निकालना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटे में कर दो 3, और y का मान निकालना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये आपका केंद्रक के निर्देशांक का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए x बराबर x1 का मान कितना है, तो x1 क्या है यहाँ पर, ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो देखिए x1 का मान है आपका 3, ठीक है, और x2 का मान कितना है आपका 6, x3 का मान कितना है आपका -3 और बटे में कितना है 3। यहाँ से y1 का मान देखिए, y1 का मान हो जाएगा आपका 5 और y2 का मान हो जाएगा आपका 22 और y3 का मान हो जाएगा आपका 4 और बटे में कितना आ जाएगा 3। तो हो गया y बराबर। अब देखिए -3 और +3 ये तो कैंसिल हो जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, तो x का मान आ गया 2। तो इस ऑप्शन में x का मान 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा आता है। y का मान यहाँ से हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3y बराबर 5 और 4 9 प्लस y, इस y को इधर लाओगे तो हो जाएगा 2y बराबर में आपको हो जाएगा 9, तो y का मान आ जाएगा आपका 9/2। तो ऐसा है ऑप्शन आपका बी। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा इसका बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 97। यहां ये है आपका कि बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस x माइनस 6 का एक गुणनखंड x प्लस 2 है। जब इस बहुपद में x माइनस 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब इसका गुणनखंड x प्लस 2 है तो इस समीकरण को संतुष्ट करता होगा, और समीकरण को संतुष्ट करता होगा तो x प्लस 2 बराबर 0। हम कह सकते हैं कि x का मान -2, x का मान -2 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो मतलब इसका मान 0 आना चाहिए। संतुष्ट करने का मतलब होता है कि इस समीकरण को ये हम गुणनखंड का मान रखने के बाद इससे 0 प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ x की जगह 0 जब हम पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 और -2 का क्यूब, x की जगह हमने -2 रख दिया, प्लस b और x की जगह -2 का स्क्वायर प्लस -2 और माइनस का 6 और बराबर में कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि -8a और प्लस में हो जाएगा माइनस का वर्ग करोगे प्लस 2 का वर्ग करोगे 4 तो यानी कि 4b और ये हो जाएगा आपका -2 और -6 मतलब -8 और बराबर में आ जाएगा ये आपका 0। तो यहाँ से इसको आप सही करके लिखोगे तो ये हो जाएगा -8a प्लस का 4b और बराबर में हो जाएगा ये आपका प्लस का 8। यहाँ से पूरी समीकरण में 2 से भाग कर दो, 4 से भाग चला जाएगा तो ये जाएगा आपका 4 दूनी 8 प्लस का b और बराबर में 2। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब इसने कहा कि यदि इस समीकरण में x माइनस 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। तो x माइनस 2 से भाग करने का मतलब है कि x माइनस 2 एक गुणनखंड होगा और गुणनखंड होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी कि x का मान यदि समीकरण में 2 रखा जाए तो वहां से हमें भागफल जो प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है, सॉरी शेषफल, ठीक है। तो यहाँ जैसे ये गुणनखंड है ना इसका x प्लस 2 गुणनखंड है तो यहाँ से मतलब ये 0 देगा, लेकिन x माइनस 2 से भाग किया जाता है तो x माइनस 2 मतलब इस तरीके से होगा ना कि x माइनस 2 से इस बहुपद को भाग दिया जाता है, तो भाग दिया जाता है तो भाग देने के बाद ये शेषफल 0 देता है। अब देखिए भाग देने के बाद 4 देता है, तो यहाँ से जो जैसे यहाँ पर 0 आ रहा था यहाँ पर कितना आएगा आपका 4 आएगा। तो x बराबर 2 रखने पर इस समीकरण में ये हो जाएगा आपका a इंटू 2 का क्यूब प्लस b इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 6 और बराबर में कितना 4। यहाँ संतुष्ट करता है मतलब गुणनखंड है तो 0, अगर शेषफल देता है तो मतलब वो बराबर में रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 a प्लस 2 दूनी 4 b और ये माइनस का यहाँ से 4 हो जाएगा और बराबर में 4, क्योंकि प्लस का 2 है और माइनस का 6 है। तो हो जाएगा आपका 8a प्लस 4b और बराबर में 4 और 4 8। पूरे समीकरण में 4 का भाग कर दो तो 4 दूनी 8 प्लस b और बराबर में 4 दूनी 8, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा आपका 2a प्लस b और बराबर में हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण आ गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने पर ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, b और b कितना हो जाएगा 2b और बराबर 2 और 2 4। तो b का मान कितना आएगा, तो b का मान आ जाएगा आपको कितना 2। अब b का मान उठा करके समीकरण 2 में रख दो तो यहाँ से हो जाएगा ये 2a प्लस b का मान 2 बराबर 2। तो 2a बराबर 2 में से 2 घटाओगे 0, ठीक है। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, a बराबर 0 और b बराबर 2, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 98। एक अनवसानी किंतु आवर्ती दशमलव, आवर्ती से ही हमें पता चल रहा है, आवर्ती का मतलब होता है कि वो संख्या आपकी निरंतर पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब रिपीट हो रही है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर मैंने एक नंबर लिया आपका 1/3,
3 से इसको भाग करते हैं तो 0.33333 इस तरीके से रिपीट होता जाता है, और रिपीट होता जाता है तो इसी को बोलते हैं हम आवर्ती दशमलव की संख्या वो इसी तरीके से रिपीट हो। अब देखिए 1/7 लिया हमने, तो 1/7 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7, 7 चौक 28, ठीक है, फिर ये 2, फिर 8, 5, 7, फिर ये वापस से यहां से नंबर रिपीट हो जाएगा 1, 4, 2, 8, 5, 7, ये रिपीट होता जाएगा। तो कहने का मतलब होता है कि आवर्ती दशमलव का मतलब है कि वो संख्या आपकी बार बार रिपीट होती जाए, और रिपीट होगी तो वो कैसी संख्या होगी, वो एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पर 1/3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, 1/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अब देखिए 99 क्वेश्चन क्या है कि दिए गए चित्र में PAB, ये PAB वृत्त की छेदक रेखा और PT स्पर्श रेखा है। ये PT कैसी रेखा है, स्पर्श रेखा, ठीक है। यदि PT की माप 5 सेंटीमीटर और PA की माप है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, तो इसने कहा है कि AB की माप बताइए कितनी होगी। तो देखो यहाँ एक फॉर्मूला होता है आपका कि अगर किसी वृत्त में एक छेदक रेखा और उसके ऊपर से एक स्पर्श रेखा जा रही हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि PT स्क्वायर बराबर ये होता है आपका PA इंटू PB। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपका यूपी TGT 2021 में पूछा गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है PT स्क्वायर बराबर, यानी कि जो स्पर्श रेखा है उसका स्क्वायर बराबर ये जो छेदक रेखा है इनका आपका गुणज, ठीक है। PT का मान आपका कितना दे रखा है 5, तो यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। PA का मान कितना दे रखा है 3। अब PB कैसे लिखा जा सकता है, तो PB को आप लिख सकते हो यहां से लेके यहां तक का है ना, तो इसको 2 पार्ट में तोड़ के लिख सकते हो आप, कितना PA प्लस A प्लस B, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं PA प्लस AB, क्लियर। अब देखिए यहां से 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25 बराबर ये कितना है 3 गुणा PA का मान कितना है आपका 3 और प्लस में कितना है AB, तो इसको लिखा जा सकता है 25 बराबर 3 3 9 और प्लस का 3AB। 9 को इधर लेके आओगे तो 16 में से 9 घटाओगे, 25 में से 9 घटाओगे 16 बचेगा, और बराबर में ये कितना हो जाएगा आपका 3AB। तो यहाँ से AB का मान आपको निकालना है, तो 16 और बटे में चला जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका 16/3 सेंटीमीटर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऐसा ऑप्शन है आपका C सही। तो इस तरीके से 99 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो C बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100, यहां पर दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज ABC के विकर्ण, एक ABC समांतर चतुर्भुज है आपका, जो कि मान लो मैंने इस तरीके से बना दिया कि ABC, इसको नाम दे दिया ABCD के विकर्ण AC मतलब ये वाला, ठीक है, AC और BD आपका ये वाला एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब यहां पर मिलते हैं, ठीक है। O यहां पर O कोई बिंदु है, यहां पर मिलते हैं। यदि DAC, तो DAC यानी कि ये वाला कोण, इसने बोला है कि ये है आपका 32 डिग्री। AOB, तो AOB यानी कि ये वाला कोण, ये है आपका 70 डिग्री, ठीक है। तो इसने कहा है कि DBC का मान बताइए, तो DBC यानी कि ये वाला कोण आपसे पूछा है, ठीक है। अब देखिए किसी भी समांतर चतुर्भुज में अगर ये आकृति आपकी बन जाती है Z की आकृति इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो ये जो कोण है आपका A वो इस कोण के बराबर होगा, यानी कि C के बराबर होगा, और C के बराबर होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 32 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं ये वाली लाइन जो है आपकी वो एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर कहीं भी कोण बना होता है तो वो कितने डिग्री का होता है 180 का, लेकिन यहाँ जो कोण है वो आधा बन रहा है, मतलब कि 70, तो ये वाला कितने का होगा, तो ये वाला होगा आपका 110 डिग्री का, ठीक है, 110 डिग्री का होगा। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं BCO यानी कि BCO ये क्या बन गया आपका एक त्रिभुज बन रहा है। अब त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर जो 180 डिग्री होता है तो भाई 110 डिग्री तो आपका O कोण है और 32 डिग्री आपका ये C कोण है, आपको निकालना है B वाला, तो B का मान कितना होगा प्लस कोण B बराबर 180। 180 में से आप इसको माइनस कर सकते हैं, यानी कि 140 और ये हो जाएगा आपका 142, तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 38 डिग्री, यानी कि इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा C। तो देखो यहाँ पर एक आपका समांतर चतुर्भुज था, उसके विकर्ण दे रखे थे आपको AC और BD, इसने बताया था कि यहाँ पर इसका मान 32, इसका मान 70, तो इसने पूछा था कि DBC का मान किसके बराबर होगा, तो वो हो जाएगा आपका 38 डिग्री के बराबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 101 है, यहाँ दे रखा है A की पावर M की पावर N और A की पावर M की पावर N बराबर A की पावर M की पावर N,
तो यहाँ पर जो ये पावर है और ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पावर की पावर दे रखा है और यहाँ पर इस पावर के ब्रैकेट में ऊपर दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका a की पावर mn। क्लियर है? अब देखिए घातों की तुलना करें तो यहां से आधार बराबर है दोनों का, तो ये हो जाएगा आपका m की पावर n बराबर mn। क्लियर? अब यहां से m की पावर n लिखा मैंने और इस m को इधर ले आया, तो ये हो जाएगा बराबर n। क्लियर? अब इस m की पावर n और यहां पर 1 पावर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, और बराबर में कितना हो जाएगा ये आपका, तो ये बचेगा आपका n। ठीक है? अब यहां से जो आपका बचा m बराबर, क्योंकि इसने ना m का मान पूछा है तो हमें m का मान निकालना है, तो m का मान हो जाएगा n, और ये जो पावर n माइनस 1 में ना, तो इधर आ जाएगी ये 1 अपॉन n माइनस 1 में, तो m का मान कितना हो जाएगा आपका, m का मान हो जाएगा n की पावर 1 अपॉन n माइनस 1, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 102। यहां पर एक सीरीज दे रखी है ये यहां तक। पहले मैं इस सीरीज को यहां तक सॉल्व करके देखता हूं कि क्या रिजल्ट निकलता है। तो 1 माइनस 1/5, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 में से 1 घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 4/5, गुणा 6 एकम 6, यानी कि 6 में से 1 घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 5/6, गुणा 7 में से 1 घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 6/7। अगर ये आपकी सीरीज सिर्फ 3 तक होती, मान लो यहां तक होती, ठीक है, तो यहाँ क्या होता, 5 से 5 कैंसिल होता, 6 से 6 कैंसिल होता। कहने का मतलब ये होता कि पहले वाले नंबर में, यानी कि ये वाले पद में आपका सिर्फ पहला पद बचता है, यानी कि अंश, और इस आखिरी वाले पद में आपका हर बचता। ठीक है? तो देखो यहां से मैं इस सीरीज को यहां तक ले जाना चाहूं तो इसमें क्या दिक्कत है मुझे, इस सीरीज को मैं यहां लिख सकता हूं 100 में से 1 घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 99/100। ठीक है? तो यहां पहली वाले पद में जो बचेगा आपका वो तो अंश बचेगा सिर्फ 4, और जो आखिरी वाला पद आएगा उसमें क्या बचेगा आपका हर, और हर का मान कितना है 100, तो यानी कि हो जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 25, तो 1/25 आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 पद तक करके देखा इसको सॉल्व। 3 में मुझे पता चला कि पहले वाले पद से सिर्फ अंश बच रहा है और आखिरी वाले पद से हर बच रहा है, तो ऐसा कितनी बड़ी सीरीज हो ना उसी में लागू कर दो, पहले वाले में अंश को बचा के लिख दो और आखिरी वाले में हर को बचा के लिख दो, तो जो भी आएगा आपका आंसर सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 103। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा है कि यदि x का मान ऐसा होना चाहिए कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो भाई ऐसा मान तो आपका मान लो 0.5 होगा, या फिर बोले तो 1/2 होगा, क्योंकि 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो ये कहा है कि इनमें से कौन सा सत्य होगा। तो इसका एक लॉजिक है, बड़ा ध्यान रखना आप इस बात को, कि अगर ऐसी कंडीशन आपकी कही है कि x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो इसने कहा है कि उस संख्या की घात, इसको लिखना है कि उस संख्या की घात जितनी बढ़ाई जाती है, ठीक है, जितनी बढ़ाई जाती है उतनी ही कम होती है, जितनी बढ़ाई जाती है उतनी ही कम होती है। अब इस बात को कैसे समझना है, तो देखिए कंडीशन ये है आपकी, जैसे मान लो यहां पर देखो इन सब में अगर आप देखें तो ये x की पावर 100 लेस देन बोला है इसने 101, नहीं, यहां जिसकी सबसे ज्यादा पावर होगी, मतलब जैसे यहां पर है आपका ये x की पावर 100 इज ग्रेटर देन x की पावर 101, तो यहां पर 101 को छोटा बताया और x की पावर 100 को बड़ा बताया, तो ऑप्शन तो बी आपका सही है, लेकिन कैसे सही है ये हमको एक्सप्लेन करना है। अब देखिए x का मान मैंने मान लिया कि 0.5, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1/2 है, ठीक है। तो देखो अगर x का मान आपका 0.5 है तो मैं बोलूंगा कि मान लिया मैंने 0.5 का स्क्वायर करना है, तो 0.5 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 25, और यहाँ पर दशमलव कितने स्थानों से पहले लगाना है, 2 स्थानों से पहले। अब मैंने कहा 0.5 की पावर 3 करना है, यानी कि घात बढ़ा के देखना है, तो हो जाएगा 5 पंजे 25 पंजे 125, और दशमलव कितने स्थानों से पहले लगाना है, 3 स्थानों से पहले। तो इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है आपका, ये नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर आपका छोटा है। तो मैंने कहा कि अगर आपके पास ये कंडीशन हो कि x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा अगर कोई भी नंबर है, तो हमेशा जिसकी पावर ज्यादा होगी वो मान आपका छोटा होगा और जिसकी पावर कम होगी वो मान आपका बड़ा होगा। कहां से, ये हमने यहां से एग्जांपल की मदद से समझ लिया। अब देखिए वहीं अगर ये कंडीशन होती कि आपका मान लो 2 है और 2 का आपने स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा 4, और 2 का क्यूब किया तो ये कितना हो जाएगा आपका 8। तो इस कंडीशन से आप फेल हो जाओगे अगर आपने ये देख रखा है या समझ रखा है कि कोई भी नंबर आपका इस तरीके से आपने लिया और आपने एग्जाम्पल ये समझ के इसको सॉल्व कर दिया, तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। आपको देखना है कि यहाँ 0 और 1 के बीच में कोई नंबर होना चाहिए, और 0 और 1 के बीच में मैंने कौन सा नंबर लिया, तो मैंने लिया यहाँ पर आधा, मतलब कि 0.5 या फिर 1/2, और इसकी अगर आप पावर जितनी बड़ी करोगे वो नंबर आपका उतना ही छोटा आएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि x की पावर 100 बड़ा आएगा आपका x की पावर 101 से, मतलब जिसकी पावर जितनी बड़ी करोगे वो उतना छोटा नंबर होगा और जिसकी पावर जितनी छोटी करोगे वो उतना बड़ा नंबर होगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन
बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 104 है कि कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। इसने कहा है कि साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ठीक है, तो देखिए यहां से एसआई और यहां से मूलधन को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल। तो इसका कितना रेशियो आ जाएगा, 2:5। हम कह सकते हैं साधारण ब्याज हमारा 2 है और मूलधन कितना है हमारा 5 है। और रेट कितनी है, तो रेट है आपकी 8%। तो इसने कहा है कि कितने समय में, तो मतलब पूछा क्या है हमसे, टाइम पूछा है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, एसआई बराबर हमारा फॉर्मूला होता है PRT/100। हमें क्या निकालना है, सिर्फ टाइम। तो टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा हमारा SI गुणा 100 बटे में P इंटू आर। तो देखिए SI का मान कितना है 2, मल्टीप्लाई में कितना है 100, P मूलधन कितना है हमारा, तो मूलधन है हमारा 5 और गुणा में हमें क्या करना, रेट, रेट कितनी है हमारी 8%। ठीक है, तो हो जाएगा 2 चौक 8, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100 यानी कि 5। और टाइम निकालना है तो 5 क्या हो जाएगा हमारा वर्ष। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 33,275 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए। तो घन होने की कंडीशन क्या है कि पहले इसके फैक्टर कर लो। मैंने क्या किया, 33,275 के फैक्टर किए, तो ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी आपकी, पहले 5 से हो जाएगी। तो देखिए 5 अंक 30, फिर आपका 5 अंक 30, फिर यहां से बचेगा 2, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 5 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 16 हो गया, 5 तिया 15, फिर एक बचा 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 13 से 31, फिर ये कैंसिल होगा आपका 11 से, 11 एकम 11, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, फिर 11 से 11 11 121 और 11 एकम 11। अगर ये संख्या आपकी पूर्ण घन होती तो इसके फैक्टर जो होते आपके वो 3 के पेयर में होते, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आपका पेयर है वो कितना है, एक तो 11 का पेयर कंप्लीट है लेकिन 5 का पेयर जो है वो आपका इनकम्प्लीट है। तो 5 का पेयर कंप्लीट करने के लिए मुझे कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो मुझे मल्टीप्लाई करनी होगी यहाँ पर 1 और 5 की। और इसने यही कहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतने नंबर को गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 5 की गुणा कर देता हूँ इस पूरे नंबर में, यानी कि एक 5 और होता तो हमारा पूरा पेयर कंप्लीट हो जाता, और पूरा पेयर कंप्लीट हो जाता तो ये एक पूर्ण घन बन जाता। तो हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 106 है, तो यहां बोला है कि यदि p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 12 व p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 12 का महत्तम समापवर्तक p माइनस a है। अब देखिए ये एक मासापा दे दिया इसका, और यहाँ पर ये नंबर 2 फैक्टर के रूप में दे दिए, तो इसने कहा तब a का मान बताइए। अब देखो मैं यहाँ से इसको एक समीकरण मान लेता हूँ, कौन सी, ये है आपकी p स्क्वायर माइनस का 8p प्लस 12, यहाँ से इसके फैक्टर करोगे आप तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 4 तिया 6 दूनी 12 हो जाएगा ये, तो 6p माइनस का 2p और प्लस का 12। तो यहाँ से p कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा आपका p माइनस 6 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा p माइनस का 6। तो यहाँ दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, p माइनस 6, और यहाँ से आपका बचेगा p माइनस 2। ऐसे इस समीकरण को आप इसके भी फैक्टर कर लो इस बहुपद के, तो p स्क्वायर प्लस 4p माइनस का 12, तो यहाँ से भी आपका कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस का 6p और माइनस का 2p और माइनस का 12। तो यहाँ से p कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा p प्लस 6 माइनस का 2 p प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपका p प्लस 6 और यहाँ से हो जाएगा आपका p माइनस 2। अब देखिए इसने कहा था कि इसका जो महत्तम समावर्तक है यानी कि जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो p माइनस a है, लेकिन हम देख पा रहे हैं इन दोनों बहुपदों में से हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है मतलब कि HCF वो क्या है, तो वो है आपका p माइनस 2। यहाँ भी कॉमन है और देखिए यहाँ भी कॉमन है, तो ये जो p माइनस a है वो p माइनस 2 के बराबर होगा, क्योंकि यहां से आपका कॉमन फैक्टर दे रखा है p माइनस ए, लेकिन सवाल के अंदर जो आपका निकल के आया इन दोनों बहुपदों में से वो आया आपका p माइनस 2। तो यहां अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमें पूछा था a का मान, तो देखिए p से तो p कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका माइनस ए बराबर माइनस का 2 और a का मान कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें समझना था कि 2 बहुपद दे रहेंगे, पहले हमने उनके फैक्टर करे और वहां से हमने HCF का मान निकाला, फिर इसमें जो सवाल में दे रखा था HCF उसके बराबर रखा, वहां से हमने a का मान प्राप्त कर लिया। अब देखिए एक बहुपद दे रखा है x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 के गुणनखंड हैं, तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, देखिए ये है आपका x³, ठीक है, इसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस का 5 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 6, प्लस इस 11x को आप लिख सकते हो 5x प्लस का 6x और माइनस का 6, ठीक है। तो यहां से आपका कॉमन आ जाएगा x स्क्वायर, जब x स्क्वायर को कॉमन लोगे आप तो यहां बचेगा x माइनस 1, ठीक है। अब यहां से आपका कॉमन आ जाएगा माइनस का 5x, जब माइनस का 5x कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 1, प्लस का यहां से कॉमन ले लोगे आप 6, तो हो जाएगा x माइनस 1,
सभी में क्या चीज कॉमन है, x माइनस 1, और यहां से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6। ठीक है, तो यहां से आप इसके फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1, एक तो ये आ गया, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का हो जाएगा आपका 6। x माइनस 1, x कॉमन यहां से ले लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 माइनस का 2, तो x माइनस का 3। ठीक है, x माइनस का 1, देखो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो रहा है आपका, यहां आ जाएगा x माइनस 3, तो x माइनस का 1 ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर x माइनस 3 नहीं है, ये दो बचे, और यहां से एक आ जाएगा आपका x माइनस 2, तो ये ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो आपका ये था, इस तरीके से आपने समझ लिया। एक तरीका आपका ये है कि आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 माइनस 1 फिर 2 माइनस 2 इनमें से कोई एक वैल्यू रख के देखेंगे, जो भी इस समीकरण को संतुष्ट कर दे वो आपका पहला फैक्टर बन जाएगा। वो रखने के बाद में आपका जो भी मान बचता है वो आपका स्क्वायर में बचेगा, तो ये वाली समीकरण आ जाएगी आपकी, यहां से इसके फैक्टर करने होंगे। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 108, समीकरण जिसके मूल p माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू और माइनस पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू ये दो दे रखे हैं, तो होगा मतलब इनमें से कौन सा समीकरण आपका होगा। तो मैंने एक मूल को मान लिया अल्फा के बराबर यानी कि p माइनस क्यू बटे पी प्लस क्यू, क्लियर, और दूसरे को मान लिया बीटा के बराबर यानी कि माइनस पी प्लस क्यू अपॉन में आपका p माइनस क्यू, क्लियर। अगर आपको मूलों का योगफल करना है तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा मतलब p माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, और प्लस करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका p प्लस क्यू बटे p माइनस क्यू। यहां से दोनों का लासा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा p प्लस क्यू p माइनस क्यू, तो यानी कि हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, और ऊपर हो जाएगा आपका p माइनस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा आपका p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अगर ये कंडीशन आपकी है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस और ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम माइनस का 4pq, क्लियर। तो यहां से आपका हो जाएगा माइनस का 4pq अपॉन पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, ये आ गया आपको मूलों का योगफल। अब मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो हो जाएगा आपका p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, मल्टीप्लाई में कितना है, तो ये है आपका माइनस का p प्लस क्यू अपॉन p माइनस का q, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचेगा क्या आपका माइनस का 1। ठीक है, तो द्विघात समीकरण हमें बनानी है एक, तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, तो द्विघात समीकरण के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल और बराबर में 0। ठीक है, ये हमारी द्विघात समीकरण होती है। तो यहां से हो जाएगा ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना आया, तो हो जाएगा माइनस का 4pq अपॉन ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर इंटू में कितना है x और माइनस में 1 बराबर 0। यहां से इसको सही करके लिख लो आप, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर की गुणा हो जाएगी x स्क्वायर के साथ, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये 4pq इंटू एक्स, और माइनस में ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर और बराबर में 0। ठीक है, तो यहां से समीकरण को सही करके लिख लो आप, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4pqx, और ये हो जाएगा आपका माइनस का p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है, बराबर में 0। कौन सा समीकरण सही है आपका, तो ऐसा समीकरण है आपका ए सही। ठीक है, मतलब सबसे पहले हमने यहाँ पे मूल देखे, एक अल्फा एक बीटा मान लिया, मूलों का योगफल और एक बार मूलों का गुणनफल, क्योंकि द्विघात समीकरण का हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 109 है, एक मासिक परीक्षा में 16 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक इस तरीके से दे रखे हैं, तो बहुलक होगा। अब देखिए बहुलक का क्या मतलब है, तो बहुलक का मतलब है आपका कि जो नंबर जितने ज्यादा बार आया हो, देखिए यहाँ पर 0 2 बार आया है, 2 2 बार आया है, 3 3 बार और 4 1 बार, 5 आपका 4 बार आया है। ठीक है, अभी तक सबसे ज्यादा बार आया है 6 2 बार आया है, 7 1 बार, 8 1 बार, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया 5, और बहुलक क्या हो जाएगा आपका 5। बहुलक का मतलब होता है जो जितने बार नंबर आए मतलब अधिक से अधिक बार आए, तो वही आपका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। बोल सकते हैं हम कि जो अंक सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 110, यहां पर ये लिखा हुआ है 3 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 3 की पावर x बराबर 3 की पावर x प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर x बराबर, इसको भी लिखा जा सकता है 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 3 और बराबर 3 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ठीक है,
फिर ये हो सकता है आपका 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x, 2x को हमने तोड़ के लिख लिया, और फिर क्या है 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर x और बराबर में 3 की पावर x, 3 की पावर 3 और माइनस में 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से कॉमन क्या आ सकता है, 3 की पावर x, जब 3 की पावर x कॉमन आ जाएगा तो यहां से बचेगा 3 की पावर x इंटू 3 और माइनस में कितना बचेगा 1 बराबर, यहां से कितना आ जाएगा आपका कॉमन 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 3 की पावर x और इंटू 3 और माइनस में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां आपका जो नंबर है वो ये सेम है ना। अब देखिए इसको इधर ले आइए माइनस में, तो हो जाएगा 3 की पावर x, 3 की पावर x इंटू 3 माइनस 1 माइनस 3 की पावर 2 और ये हो जाएगा आपका 3 की पावर x इंटू 3 माइनस 1 बराबर 0। यहां से दोनों से क्या चीज कॉमन है, तो ये आपकी 3 की पावर x प्लस 1 लिख लो इसको और माइनस 1 और बराबर में क्या बचा 3 की पावर x माइनस 3 की पावर 2 बराबर 0। एक बार यहां से इसको 0 के बराबर रखो तो हो जाएगा 3 की पावर x माइनस 3 की पावर 2 बराबर 0, तो 3 की पावर x बराबर 9, मतलब 3 की पावर इसको 2 लिखा जाएगा। यहां से आधार की तुलना करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, तो x का मान तो 2 आया, एक तो यहां भी नहीं है ऑप्शन में, यहां भी नहीं है तो ऑप्शन डी में ही आपका आंसर तो डी हो जाएगा, लेकिन हमें एक और निकालना है कि x का मान एक और क्या होगा। तो एक बार इसको 0 के बराबर रखो तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर x प्लस 1 माइनस 1 बराबर 0, हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 1 बराबर 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 की पावर x प्लस 1 बराबर 3 की पावर 0, क्योंकि हमें 3 के फॉर्म में लिखना है। क्यों, क्योंकि हम आधार की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो तुलना करेंगे तो यहाँ से 3, ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो माइनस का 1, तो x का मान कितना आया माइनस का 1, तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 111। क्वेश्चन नंबर 111 में क्या है कि एक अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए एक अधिवर्ष में टोटल जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं आपके, तो वो दिन होते हैं आपके 366 दिन। ठीक है, अब इन 366 दिन में आपके 52 तो सप्ताह होंगे पूरे, ठीक है, और 2 आपके अतिरिक्त दिन होंगे। ठीक है, तो हमें देखना है कि यहां पर ये जो 2 दिन हैं इनमें रविवार होने की क्या प्रायिकता होगी। तो इनमें जो आपके वैसे तो कुल प्रकार अगर हम देखें कि कुल प्रकार कितने होंगे हमारे, तो वो होंगे आपके, एक तो होगा सोमवार, अगर मान लीजिए सोम से शुरुआत है तो सोमवार और मंगलवार। ठीक है, 2 दिन ये हो सकते हैं, और एक हो सकता है आपका मंगल और बुध। ठीक, इसी तरीके से ये हो सकता है आपका बुध और गुरु। ठीक है, एक हो सकता है आपका गुरु और ये आपका शुक्र। ठीक है, एक हो सकता है आपका शुक्र और एक आपका शनि। ठीक है, एक हो जाएगा आपका शनि और एक रवि। ठीक, एक हो जाएगा आपका रवि सोम। तो यहां से जो टोटल संभावना है वो कितने प्रकार के हैं, 7 प्रकार हैं। ठीक है, ये 2 दिन हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये इस तरीके से हो सकते हैं। लेकिन इसने कहा अनुकूल प्रकार, तो अनुकूल प्रकार का मतलब क्या है कि यहां पर इतवार जो है आपका, रविवार जो है वो 2 बार किस तरीके से आ सकता है, तो वो हो सकता है आपका शनि रवि। ठीक है, या फिर रवि और आपका सोम। ठीक है, तो कितने तरीके से हो सकता है, ये आपका 2 तरीके से हो सकता है। तो एक अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता जो होगी वो आपकी होगी अनुकूल प्रकार, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो यहां से अनुकूल प्रकार कितने आपके 2 और कुल प्रकार कितने आपके 7, 2/7 आपकी प्रायिकता हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले तो ये कि एक अधिवर्ष में आपके 366 दिन होते हैं, उन 366 में 52 सप्ताह होते हैं, आपके 2 दिन होते हैं। तो यहाँ पर जो कुल प्रकार आपके बनेंगे रवि होने के, मतलब इन दिनों को पूरा करने के, तो वो होंगे आपके सोम और मंगल हो सकता है, मंगल बुध हो सकता है, बुध गुरु हो सकता है, गुरु शुक्र हो सकता है, शुक्र शनि हो सकता है और शनि रवि हो सकता है और रवि सोम हो सकता है। ठीक है, तो यहां से जो आपके कुल प्रकार बनेंगे वो 7 प्रकार बनेंगे, लेकिन उन 7 प्रकार में से जो अनुकूल प्रकार आएगा वो आपका सिर्फ 2 आएगा, कि जब शनि के साथ रवि आए या फिर रवि के साथ सोम आए। उसके अलावा आपका कोई भी प्रकार इसमें से नहीं बनेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो इस तरीके से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 112 है, यदि किसी वृत्त के केंद्र से, तो एक वृत्त हमें चाहिए, तो इसने कहा है कि एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त ले लिया हमने इस तरीके से। ठीक है, तो इसने कहा कि एक वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है,
12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो एक जीवा आपकी इस तरीके से है, मान लो उसकी दूरी है आपकी कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने कहा है इस केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक है, यहां से एक मैंने इस तरीके से लंबाई खींची, तो ये मान लो इसका नाम है ए, ये आपका ओ केंद्र है, और ये आपका डी बिंदु है, और ये आपका बी है। तो इसमें कहा है कि वृत्त का व्यास कितना होगा। ठीक है, अब देखिए ओडी की लंबाई कितनी दे रखी है, तो ओडी की लंबाई दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर। एबी की लंबाई कितनी दे रखी है, तो एबी की दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। तो एडी कितना हो जाएगा, एडी हो जाएगा आपका एबी का आधा। ठीक है, तो 10 का आधा मतलब ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए एडी चाहिए हमें, तो मतलब इस पूरे पार्ट का ये आधा पार्ट है ना, तो आधा पार्ट है तो मतलब 5 पार्ट हो जाएगा ये। अब इसने कहा है कि हमें बताना है कि ओ ए, अगर हमने ये वृत्त की त्रिज्या निकाल दी तो व्यास निकालना हमारे लिए सरल है, क्योंकि व्यास जो होता है हमारा वो क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, तो व्यास बराबर होता है हमारा त्रिज्या का 2 गुना। अगर हमने रेडियस निकाल दी, और रेडियस क्या है हमारी, ओ ए है, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं ये वाली लंबाई हमारी कितनी है, 12। यहाँ ये कितना समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, और ये कितना है हमारा 5। तो एक ट्रिपलेट होता है आपका 5, 12 और 13 का। अगर 5 आपका आधार है, 12 आपका लंब है, तो 100% 13 आपका कर्ण होगा। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय आपकी कहती है कि समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय से किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, और सबसे बड़ी भुजा क्या है आपकी ओए, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ओए का वर्ग हमें निकालना है, और बराबर एडी का वर्ग मतलब कि 12 का वर्ग यानी कि 144 प्लस ओडी का वर्ग मतलब एडी आपका है 5, तो इधर 5 का वर्ग तो 25, और ओडी का वर्ग आपका 144। तो ओ ए का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 169, और 169 का क्या निकालना है हमें, वर्गमूल। तो ओ ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा 13। लेकिन ओ ए आपकी रेडियस है, इसने पूछा है क्या, व्यास। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। तो व्यास आपका त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि वृत्त का व्यास बराबर त्रिज्या का 2 गुना, या फिर ओ ए का 2 गुना, 13 का 2 गुना, मतलब 13 दूनी 26 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 113। यहां चित्र में दे रखा है कि ए बी का मान ए सी के बराबर है, मतलब ये वाली भुजा आपकी इस भुजा के बराबर है, और ए सी डी आपको दिया है 105। तो इसने कहा है कि बी ए सी, मतलब ये वाला कोण बताना है आपको कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इस कोण में जब ए बी बराबर दे रखा है आपको ए सी के, और यहां पर दे रखा है 105। अब देखो ये जो कोण बन रहा है आपका, अगर ये पूरी लाइन पर बन रहा होता तो 180 का होता, लेकिन 180 में से ये आपका कितने का बन रहा है 105 का। तो शेष यहां पर बनना बचा कोण कितना होगा 75 का, तभी तो ये पूरा टोटल मिला के 180 बनेगा। अब ये वाला आपका 75 आया, ये वाला आपका 105 आया। ठीक है, और देखिए ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इस भुजा से बना जो कोण होगा वो इस भुजा से बने कोण के बराबर होगा। ये 75 है तो आपका ये भी कोण 75 होगा, और जब ये 75 होगा ये 75 होगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो 75 75 150, तो ये कितना बचा 30 डिग्री। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 114। तो यहाँ है b माइनस ए का 30%, तो b माइनस ए का 30%, तो 30% का साइन हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा, बराबर ये है आपका a प्लस बी का 18%, तो 18 बटे 100 हो जाएगा। तो इसने कहा है a अनुपात b बताइए। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा आपका, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, 5 की इधर गुणा करोगे तो 5b माइनस का 5a बराबर 3a प्लस का 3b। a को इधर ले जाओ, b को इधर ले आओ, तो 5b माइनस का 3a बराबर ये है आपका 3a प्लस 3b। ठीक है, तो यहां हो जाएगा ये आपका, एक मिनट, 5b माइनस 5a, तो a को इधर ले जाओगे तो 5 और 3 8a हो जाएगा ये, और बराबर में इसको इधर लाओगे तो 5b में से 3v घटाओगे तो ये बचेगा आपका 2b। ठीक है, तो यहां मुझे चाहिए a अनुपात b, तो यहां हो जाएगा ये आपका 2/8, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। a अनुपात b आपका हो जाएगा 1/4। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऐसा ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए 115 क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके मासा तथा लासा का गुणनफल 2028 है, संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब देखो आपको जो संख्याएं दे रखी है वो अनुपात में दे रखी है, तो अनुपातिक संख्याओं को हमेशा किसी गुणज के साथ मानते हैं। तो संख्याएं आपको माननी है, एक तो 3x और एक आपको माननी है
4x। ठीक है, तो इन संख्याओं का मासा क्या हो जाएगा, मान लो अगर ये संख्या 3x और 4x के रूप में है तो मासा तो इनका कॉमन नंबर होता है, तो इन दोनों का कॉमन नंबर कितना है, x, तो मासा पर हो जाएगा आपका x। और लासा कितना हो जाएगा, तो लासा आपका होता है 4 और 3 दोनों का लासा हो जाएगा 12 और कॉमन क्या है आपका x, तो ये हो जाएगा आपका 12x। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है आपका मासा गुणा लासा। ठीक है, मासा गुणा लासा बराबर संख्याओं का गुणनफल, या फिर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। मासा कितना दे रखा है आपका x दे रखा है, लासा कितना दे रखा है 12x दे रखा है, और इन दोनों संख्याओं का गुणज कितना दे रखा है, तो गुणनफल दे रखा है आपका 2028। 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 एकम 12, 8 बचेगा, 12 छिंग 72 और 12 नंबर 108। ठीक है, तो यहां से x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 13। x का मान 13 आया, तो इसने कहा है दोनों संख्याओं का योगफल, और योगफल कितना हो जाएगा आपका 3x और 4x 7x, और x का मान कितना है आपका 13, तो 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते 91। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऐसा ऑप्शन है आपका डी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही उत्तर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 116 है, ए स्टार बी का मतलब है ए गुणा बी प्लस बी, तो 5 स्टार 7 का मतलब क्या होगा, तो देखिए ए स्टार ए की जगह आपने 5 मान लिया और बी की जगह आपने 7 मान लिया, तो यहाँ इसकी जगह पुट कर दो आप, ए की जगह कितना 5 और बी की जगह कितना 7 और प्लस में कितना 7, तो 5 सत्ते 35, 35 और 7 कितना हो जाएगा 42, और यही आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 117 है, इसने कहा है निम्नलिखित में से कौन सी रेखागणित शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है, तो रेखागणित एक आपका ऐसा विषय है जो प्रदर्शन विधि के माध्यम से समझा जा सकता है, तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 50 बढ़ जाए और विक्रय मूल्य भी उसी समय 30 रुपए बढ़ जाए, तो लाभ आपका 3 सही 1/3% कम हो जाता है, तो क्रय मूल्य बताइए कितना होगा। तो देखो पहली स्थिति इसने बोला कि मान लो इसका कोई भी सीपी था, तो मैंने उसका सीपी मान लिया x रुपए। अब इसका सीपी x रुपए है, तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा 20% का लाभ लेने पर बेचा गया है ना, लाभ लेने पर बेचा गया, तो एक्सपी अगर x रुपए है, इस पर अगर आप 20% का लाभ लेंगे तो x का 20% मतलब 120/100 निकाल दो आप, 0 से 0 कैंसिल, 10 से 12 को भाग करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1.2x, तो यानी कि एसपी हो गया आपका 1.2x। तो यहां से अगर आप प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है आपका 1.2x और माइनस सीपी कितना है आपका x, तो यहां से ये हो जाएगा आपका 0.2x। ठीक है, लाभ कितना है आपका 0.2x। आगे नई स्थिति क्या है, तो नई स्थिति यहां पर यह है कि सीपी में यदि 50 जोड़ा जाए, तो इसको मैंने मान लिया सीपी डैश करके, तो सीपी आपका x था लेकिन इसमें कितना जोड़ा गया 50 जोड़ा गया, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना बढ़ाया गया है, तो सेलिंग प्राइस आपका बढ़ाया गया है 30, तो 1.2x और प्लस में कितना ऐड किया गया 30। तो इसने कहा है कि इसके लाभ में जो कमी आई है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट में जो कमी आई है वो आई है 3 से ही 1/3% की प्रॉफिट में कमी। अब कमी कैसे, पहले तो आपको लाभ हो रहा था 20% का, लेकिन अब कितने की कमी आ गई उसमें 3 से ही 1/3% की, तो 20% में जब आप इसको घटाओगे तो हो जाएगा 20% माइनस 3 थिया 9 और 1 10/3%, यहाँ से 3 को लासा लेने पर 20 थिया 60 माइनस 10, तो हो जाएगा आपका 50/3%। ये आपकी क्या है, ये कमी आ गई है। ठीक है, अब देखिए कमी आप निकालोगे कैसे, कि आपको कमी हो रही है, मान लो आपको नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो किस तरीके से आप निकालेंगे। अब देखो आपका एसपी डैश यानी कि जो भी आपका सेलिंग प्राइस था, उस सेलिंग प्राइस में से यदि आप सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस को घटाओगे, ठीक है, तो यहां से क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा किस पे, तो वो प्रॉफिट होगा आपका सीपी पर। ठीक है, बराबर ये प्रॉफिट आपका जो हुआ है वो कितने का हुआ है 50/3% का हुआ है। इस बात को समझो आप कि पहले आपको 20% का लाभ हो रहा था, फिर सीपी में 50 जोड़ने पर और एसपी में 30 जोड़ने पर आपके जो लाभ में कमी आई, लाभ नहीं कम हुआ है, ये लाभ में कमी आई है। पहले 20% का लाभ हो रहा था लेकिन अब इतने परसेंट की कमी आ गई, तो कमी आने के बाद लाभ आपका कितना बचा 50/3% का, और यहां से नया जो लाभ आएगा तो नए एसपी में से नए सीपी को हटाने पर जो लाभ आएगा वही आएगा। तो लाभ में कमी आई, कितने की कमी आई, एसपी डैश माइनस सीपी डैश किस पर आई, सीपी पर आई। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी 1.2x प्लस 30, ये किसका मान है एसपी डैश का मान है, माइनस सीपी डैश का मान कितना है x प्लस 50 और बटे में सीपी डैश का मान कितना है x प्लस 50,
और बराबर में कितना हो जाएगा ये आपका 50/3। प्रतिशत को अगर साइन घटाओगे तो 1/100 आ जाएगा, तो 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगा आपका 1/6। यहाँ देखिए 1.2x प्लस का 30 माइनस का x माइनस का 50 और बटे में ये हो जाएगा आपका x प्लस 50 बराबर में 1/6। यहाँ 1.2x में से अगर आप 1x घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 0.2x और यहां से बचेगा माइनस का 20 और बटे में x प्लस 50 और बराबर में 1/6। 6 की गुणा इधर करोगे 6 दूनी 12, 1 के बाद दशमलव आ जाएगा तो 1.2 माइनस 6 दूनी 12 मतलब 120 बराबर x से कम x प्लस 50। x को इधर लेके आओगे 1.2x में से 1x हटाओगे तो 0.2x बचेगा और यहाँ पर अगर आप इस 50 को 120 को इधर लेके जाओगे तो हो जाएगा 50 और 120 170। तो यहाँ से x का मान हमें चाहिए तो 170 बटे 0.2, दशमलव हटाओगे तो 0 बढ़ जाएगा तो यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 2 8 16, 2 पंजे 10, 850 और x आपने क्या माना था, सीपी माना था, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 850 रुपए। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 119, जहां कहा गया आपसे कि का न्यूनतम मान है x-2 x-9 का न्यूनतम मान। तो ये सवाल आपका यूपी टीजीटी के लायक है, तो अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना आप इस सवाल को। देखिए पहले तो आप x-2 की x-9 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा आपका x², ठीक है, माइनस का 9x और माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस 18। यहां से आ जाएगा ये आपका x² माइनस का 9 और 2 11x और प्लस का 18। अगर आपको इसका न्यूनतम या अधिकतम मान निकालना है तो मैं दोनों कंडीशन बताऊंगा। यहां तो आपसे न्यूनतम पूछा है सिर्फ, अगर अधिकतम भी पूछ ले तो सबसे पहले तो आपको इसका करना है डिफरेंशिएट। अब देखिए जो लोग अगर गणित पढ़ रहे हैं, यहाँ पर यूपी टेट का पेपर देने जा रहे हैं, उन लोगों ने क्लास 12th में आपने डिफरेंशियल जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये जो सवाल है आपका डिफरेंशियल का है, तो उन लोगों को बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि ये सवाल कहां से आया आपका, ठीक है। तो डिफरेंशियल आपको करना है कि डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करना है। इसको हमने एक बाई बराबर फंक्शन मान लिया, ठीक है। तो बाई क्या करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा आपका dy/dx बराबर x² का हो जाएगा आपका 2x माइनस 11x का हो जाएगा आपका 11। तो इसका डिफरेंशियल कितना आ गया 2x माइनस 11। इसको समीकरण नंबर हमने मान लिया 1। महत्तम यानी कि मैक्सिमम या न्यूनतम, ठीक है, यानी कि मिनिमम मान के लिए कभी भी आपको मैक्सिमम निकालना है या फिर मिनिमम निकालना है तो मान के लिए आपको क्या करना है dy/dx का मान 0 के बराबर रखना है। तो dy/dx का मान 0 के बराबर रखोगे तो यहां से कितना हो जाएगा 2x माइनस 11 और यहां से 2x बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 और x का मान कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 11/2, ठीक है। अब समीकरण 1 का एक बार और डिफरेंशियल करना है, यानी कि अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 में x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो x dy/dx का x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशियल करोगे तो हो जाएगा d2/dx² और 2x का करोगे तो 2 और 11 का करोगे तो 0। तो यहां से d2y/dx² का मान कितना आया 2। ये जो d2y/dx² का मान होता है अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मान आपका क्या होगा, न्यूनतम होगा, ठीक है। मान कैसा होगा, न्यूनतम होगा। एक और कंडीशन मैंने बताया आपको कि अगर मैक्सिमम निकालना है तो यहां कंडीशन ये है आपकी कि अगर d2y/dx² लेस देन 0 होगा तो आपका मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये आपको दो कंडीशन यहां से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जब आपका ऐसा मान आया तो ये न्यूनतम मान होगा। अब न्यूनतम मान होगा कितना, वो कैसे निकालना है, तो वो निकालना है आपको जो भी आपका x का मान आया x बराबर 11/2, ये आपको रखना है x-2 और x-9 जो भी आपका फंक्शन था उसमें, ठीक है। तो x का मान कितना है आपका 11/2 और माइनस में कितना है 2, यहां से 11/2 और माइनस में 9, तो हो जाएगा आपका 11 माइनस 2 दूनी 4/2 गुणा 11 माइनस 9 दूनी 18/2। तो ये हो जाएगा आपका 11 में से 4 घटाओगे तो 7/2 गुणा यहां हो जाएगा ये आपका 11 घटाओगे अगर 8 में से तो माइनस का 7/2 और 7 गुणा 7 करोगे तो माइनस का 49 और 2 दूनी 4, तो माइनस का 49/4 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 120, 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां अगर इसको हमने a मान लिया, इसको b, तो a² माइनस b² का बना और a² माइनस b² बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपका a² माइनस b² बराबर a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट के अंदर a माइनस b। तो यहां से इसका वर्गमूल निकालना है तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर कर दो, तो a प्लस b यानी कि 272 प्लस 128 और दूसरे ब्रैकेट के अंदर 272 माइनस 128, ठीक है।
इसको ऐड कर लो, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल, यानी कि 400 गुणा 12 में से 8 घटाओगे 4 बचेगा, 6 में से 2 घटाओगे 4 बचेगा, 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा, यानी कि 144। तो 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, 12 दूनी 24 और 1 0, यानी कि 240 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से हमने यूपी टेट का ये क्लास 6 to 8 वाला जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था 18 नवंबर 2018 को ये हुआ था कंप्लीट। तो आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पिन करिएगा और बताइएगा कि इस क्वेश्चन में हमें ये दिक्कत है, तो मैं अगले ही एक अलग से वीडियो बना करके उसको आपको समझा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर के साथ।